मैं दुल्हन बनकर बड़े चाव से खुशहाल घर के आई थी तो मेरी ननद ने मुझे कमरे में बैठा दिया। मैं डरी हुई थी, मुझ पर एक डर सा छाया था। मेरे दिल की धड़कनें बहुत तेज चल रही थी। मेरे हाथों में पसीने थे, मेरे वजूद कपकपा रहा था, मेरे हाथ ठंडे हो रहे थे। मुझे मेरी ननद ने खुशहाल के कमरे में बैठा दिया। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था मुझे डर लग रहा था कि कुछ ही देर में खुशहाल हमारे कम में आ जाएंगे। यह सोचकर मेरी जान निकल गई थी। अभी मैं अपनी इन्हीं सोचों में गुम थी कि कमरे का दरवाज़ा खुला था। सामने खुशहाल था। उसे देखकर तो जैसे मुझे लगा कि मेरी सांस ही नहीं आएगी, क्योंकि दिल बहुत तेज़ी से धड़क रहा था। उसने एक नज़र मुझे देखा। उसके माथे पर बल पड़ी थी। वह अपने अभी कमरे के दरवाजे पर ही खड़ा था और कमरे का दरवाज़ा ज़ोर से उसने बंद किया था। मेरा दिल तो जैसे जोर से दरवाजे के बंद होने पर यूँ लगा जैसे सीने में ही थम गया हो। कुछ देर बाद ही मेरे कमरे का दरवाज़ा दोबारा खुला था। मेरी सांस बड़ी बंद हवासी में अंदर दाखिल हुई थी। उनके हाथ में एक सफ़ेद रंग का चादर थी। कहने लगी कि एक तो शादी के हंगामे में मैं भूल ही गई थी। खुशहाल ने तो 1 मिनट के अंदर अंदर मुझे मेहमानों के सामने ही बेइज्जती करके रख दी। चलो उठो बेटा, ज़रा बेड की चादर बदल दो। मैं बेड से उतरी। उन्होंने चादर उतार कर सोफे पर रखी। बेड पर सफ़ेद रंग की चादर बिछा दी। यह देखकर मेरे दिल ने किसी मुट्ठी में लेकर दबोचा था। कहने लगी कि एक तो शादी के कामों में इंसान की मत ही मारी जाती है। 2 मिनट में उन्होंने बैग पर सफ़ेद चादर बिछा दी। कहने लगी कि खुशहाल इस मामले में बड़ा ही बहमी है। कमरे की चादर देखकर ही कहने लगा कि आपने सफ़ेद चादर क्यों नहीं दी? मुझे कैसे पता चलेगा कि लड़की पवित्र है या नहीं? यह सुनकर तो मेरे पूरे वजूद में सनसनी सी दौड़ी थी। मेरी सांस कमरे से जा चुकी थी, लेकिन मेरा दिल धड़कना भूल गया था। बार बार अपने हाथों की उंगलियां चटकाने लगी। बेतहासा डर में गिरफ्तार थी। मुझे नहीं समझ आ रहा था कि क्या करूं और क्या नहीं। कुछ देर बाद कमरे का दरवाज़ा खुला था। खुशहाल ने कमरे में दाखिल हुआ था। मैं संभल कर बैठ गई। मुस्कुराता हुआ मेरे पास आया। जैसे ही मेरे पास बैठा मैं बुरी तरह से कपक पाने लगी थी। उसने मेरा चेहरा ठोडी से पकड़कर उठाया। मेरी नज़रें खुद ब खुद झुक गई थी। कुछ देर मेरे चेहरे को बड़ी गौर से देखता रहा। कहने लगा कि तुम बहुत खूबसूरत हो। जितनी तारीफ़ें मैंने तुम्हारी फ़ोटो देख के अपनी माँ से की थी, लग रहा है कि कम ही है। तुम तो बहुत खूबसूरत हो। यह कहकर जैसे ही उसने जेब से एक बॉक्स निकाला जिसमें शायद मुँह दिखाई का कोई तोहफा था, मेरा दिल धक धक करने लगा था। उसने लॉकेट चैन निकाला, फिर मेरे गले में पहनाने लगा। चैन को पीछे पहनाते हुए जब खुशहाल की उंगलियां मेरे गर्दन पर सफ़र करने लगी तो मेरी जान पर बनी थी। उसकी आँखों की वह तड़प बढ़ने लगी थी। उसकी आँखों में न मैं चाहने वाला कुमार था। मेरी जान कतरा कतरा निकल रही थी। जैसे ही वह मेरे करीब बढ़ने लगा मैं फौरन से पीछे हटी। इस हरकत पर वह मुस्कुराने लगा। कहने लगा, सुनाया हुई है
हम दोनों की पति पत्नी का रिश्ता ऐसा ही होता है, उन दोनों के बीच कोई भी पर्दा नहीं होता। यह कहते हुए खुशहाल ने मेरा हाथ पकड़ लिया था, जो बर्फ़ की तरह ठंडा हो चुका था। मुझे विश्वास दिलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं पूरी की पूरी यूं कट रही थी जैसे कि मुझ पर जलजला उतर रहा हो। कहने लगा, यह एक पवित्र बंधन है, हमारे बीच जो भी है वह जायज़ है। लड़कियां अक्सर ऐसे मौके पर घबरा जाती है। मेरे कपकपाने और घबराने पर वह मुझे समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं घर से विदा होने से पहले नींद की 3 गोलियां खाकर आई थी, इसीलिए मेरे आँखों में नींद उतरने लगी थी। मुझ पर बदहवासी छाने लगी थी। देखते ही देखते मैं होश की दुनिया से गायब हो चुकी थी। मैं बैठे बैठे धड़ाम से नीचे बैठकर गिर पड़ी थी। यह याद है कि खुशहाल मुझे हिला डुलाकर कह रहा था, सनाया तुम्हें क्या हुआ है। उसके बाद मेरा दिमाग भी बिल्कुल गायब हो चुका था। जब मुझे होश आया तो मुझे ड्रिप लगी हुई थी और मैं अपने ही कमरे में लेटी हुई थी। मेरी सास मेरे सिरहाने बैठे मेरे सर पर हाथ फेर रही थी, मुझ पर फूंक मारकर कुछ पढ़ रही थी और खुशहाल कमरे में चक्कर काट रहा था। यह सब देखकर मैं उठकर बैठने लगी तो मेरी सास कहने लगी, लेटी रहो, मेरी डॉक्टर से बात हुई है। जब मुझे होश में देखा तो कहने लगी, जैसे ये ट्रिप ख़त्म हो तो खुशहाल से कह देना उतार दे। फिर उसने कुछ मेडिसिन लिख कर दी और कहने लगी, इसको अच्छे से इस्तेमाल करो। जल्द ही डॉक्टर एडवाइस देकर जा चुकी है थी। मेरी सास कहने लगी, मैं तुम्हारे लिए दूध का गिलास ले आती हूँ। यह कहकर वो भी कमरे से बाहर निकल गई थी। खुशहाल के माथे पर बल पड़े थे, गुस्से से कमरे में चक्कर काट रहा था। मैं अभी तक उसी कपड़े में ही लेटी हुई थी, लेकिन उसने अलग कपड़े पहन रखे थे। मेरे पास आया और मुझे गुस्से से देखने लगा। कहने लगा, यह क्या तमाशा किया था। तुमने रात को नींद की गोलियां खाई थी। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने नीचे नजरें चुरा ली। कहने लगा, तुम चुप क्यों हो? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं था। मेरे पास और कोई रास्ता ही नहीं था। मैंने कहा कि मुझे माफ़ कर दो, लेकिन मुझे शादी से डर लग रहा था। मेरी बात सुनकर वह तो मुझे देखता रहा। फिर कहने लगा, तो यह उसका हल था जो तुमने किया। पूरी रात तुमने हम सब घर वालों को बहुत परेशान किया है। कोई भी लड़की अपनी शादी की रात नींद की गोलियां खाकर तो नहीं आती। हर लड़की को ही शादी के रात कुछ न कुछ घबराहट होती है, क्योंकि वह एक नई रिश्ते में बंधने जा रही होती है और पति से उसका ताल्लुक काफ़ी गहरा होता है। लेकिन कोई भी लड़की नींद की गोली नहीं खाती। मेरी ड्रिप खत्म हो चुकी थी। उसने मेरी ड्रिप उतार दी और मुझे प्यार से समझाने लगा। कहने लगा, आज की रात के लिए मैंने तुमसे सपना अपनी आँखों में सजाए थे, लेकिन मुझे लगता है कि जैसे तुम्हें कुछ वक्त दे देना चाहिए ताकि तुम दिमागी तौर पर इस रिश्ते के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि रात वाली बदतमीजी मैं दोबारा नहीं चाहता। यह सुनकर मेरा दिमाग थोड़ा सा शांत हुआ था। मैं यही चाहती थी कि वह मेरे पास न आए, क्योंकि उसके पीछे बहुत बड़ी वजह थी, लेकिन यह कब तक मुमकिन था। मुझे 4 दिन दे दिया, 1 हफ्ता दे देता, ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना उसकी आंखों में तड़प देखकर
मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे इस आदमी के मोह और जज्बा समेत उसे कैसे रोकूं। वो मेरे चेहरे के तरफ बड़े गौर से देख रहा था और मैं बदहवास थी। ना मेरे दिल में कोई उमंग थी और ना ही मेरी शादी मेरी मर्जी के मुताबिक थी। यह भी नहीं कि एक ज़बरदस्ती का बंधन था, लेकिन बहरहाल मेरा सारा डर उस वक्त बैठ गया जो मेरे लिए मौत का पैगाम ले आया था। अगर रात को मैंने मेडिसिन न खाई होती तो कहने लगा, कितनी खूबसूरत मासूम हो, तुम्हें देखकर मेरा दिल मुझे बेईमान कर देता है, लेकिन बहरहाल तुम्हारा ख्याल रखना भी मेरी जिम्मेदारी है। यह कहकर वह वहाँ से उठकर कमरे से बाहर चला गया। कुछ देर बाद मेरी सास के लिए दूध का गिलास ले आई। मुझे दूध पिलाकर उसने मुझे सोने के लिए कहा। मैं दोबारा से पर लेटकर सो चुकी थी। मेरे सास पति दोनों बहुत अच्छे थे। नंद शादी का हंगामा खत्म होते अपने घर को जा चुकी थी। खुशहाल ने 2-3 दिन मुझे तो कुछ नहीं कहा था, बस मुझे अपने रिश्ते के बारे में याद दिलाते रहते थे। लेकिन उस 3 दिनों में मैं यह जान चुकी थी कि वह कभी भी इस्तेमाल की गई चीज़ अपने इस्तेमाल में नहीं लेता था। कहता था कि मुझे नफ़रत है ऐसी चीज़ों से जो किसी और के इस्तेमाल की हुई हो। एक बार खाने के दौरान मेरे गले में मिर्ची लग गई। मैं बेइख्तियार ही खुशहाल का गिलास पकड़ा और पानी पीने लगी, और जब मैं पानी का गिलास वापस रखा था उसने मुझे तो कुछ नहीं कहा, लेकिन अपने लिए दूसरे गिलास में पानी डालने लगा। मैंने कहा कि आप इसी गिलास में पानी पी लीजिए, यह आप ही का तो है। कहने लगा, नहीं, मैं किसी का जूठा पानी नहीं पीता। बाकी मामलात में भी वह कुछ ऐसा ही था। खाना भी वो अपने अलग प्लेट में खाता था। एक बार मैंने उसका टॉवल इस्तेमाल कर रहा था। उसने टॉवल उठाकर ज़मीन पर फेंक दिया और गुस्से से मुझे कहने लगा कि प्लीज़ सनाया, मेरी चीज़ मत इस्तेमाल किया करो, मुझे बहुत इरिटेशन होती है। जैसे जैसे वक्त गुजरता रहा मेरा दिल था जैसे थम जाया करता था, क्योंकि जो हकीकत को मैं अपने साथ लाई थी वह ऐसा था कि कोई भी मर्द उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता था। और खुशहाल की आदत जिस तरह की थी, मेरा दिल उस वक्त यही सोचकर कांपने लगता था कि जब मुझसे दोबारा अपने रिश्ते के हक वसूल करेगा तो मैं क्या करूँगी। उस वक्त यह सोचकर मेरा दिल दहलने लगता था। मेरी शादी को 9 दिन गुजरे तो मैं घर का काम भी करना शुरू कर दिया था, खाना भी बनाने लगी थी। सास मुझसे बहुत खुश थी। शाम को जब खुशहाल अपने ऑफिस से वापस आए तो खाने के दौरान मुझे ही देख रहा था। खाने के बाद मैं किचन में जाकर बर्तन धो रही थी कि वो जब मेरे पीछे आया, कहने लगा, बहुत जुल्म हो रहा है मेरे साथ। 15 दिन गुजरे हैं हमारी शादी, लेकिन तुमने मेरे बारे में अभी भी नहीं सोचा। वो मेरे पास आ गया, मेरे हाथ से बर्तन पकड़े और सिंक में रखते हुए कहने लगा कि छोड़ो यह सब, चलो मेरे साथ कमरे में। मेरा हाथ थाम के वो मुझे कमरे में ले जाने लगा। कमरे का दरवाज़ा बंद करके उसने कुंडी लगा दी और मैं यूँ थी कि जैसे थर थर काँपने लगी। मेरा पूरा वजूद लरज नहीं लगा था। मेरी धड़कनें पूरी तरह से चल रही थी। मुझे घुटन का एहसास हो रहा था। मेरी हालत एकदम बेकार होने लगी थी। चेहरे की रंगत भी पीली पड़ चुकी थी। मेरी बदहवासी को देखकर
उसने मुझे बेड पर बैठाया। प्रॉब्लम क्या है तुम्हारे साथ? सनाया, ऐसा तो कोई लड़की नहीं करती जैसा तुम कर रही हो। वैसे तुम ठीक ठाक रहती हो, मेरी माँ के साथ बातें करती हो, घर के काम भी कर रही हो, सब कुछ कर रही हो, लेकिन तुम्हें मेरा एहसास नहीं है। जब भी मैं तुम्हारे करीब आने की कोशिश करता हूँ, तुम बुरे तरीके से कांपने लगती हो। ऐसा कब तक चलेगा शनाया? मैंने कहा, मुझे डर लगता है। कहने लगा कि मैं किस लिए हूँ। तो यह कहकर उसने मेरे चेहरे पर उड़ने वाली लट को अपनी उंगलियों में लपेटना शुरू कर लिया। फिर अपने हाथों से मेरे चेहरे छूने लगा, लेकिन मैंने उसका हाथ फौरन से पीछे करना चाहा। लेकिन इस बार उसने मेरा हाथ अपने दोनों हाथों में लेकर रोका। कहने लगा, आज नहीं, आज तुम मुझे नहीं रोकोगी। आज तुमसे ज़बरदस्ती भी करनी पड़ी तो मैं पीछे नहीं हटूँगा। तुम्हारे इस डर को मैं अपनी मोहब्बत से दूर करूँगा। यह कहकर उसने मेरा जूड़ा खोला था, मेरे बालों को आज़ाद किया था। मेरी हालत यह थी कि मैं अपने आंसू पर कंट्रोल बड़ी मुश्किल से करके खड़ी थी। इससे पहले कि मेरे करीब आता, मैंने अपना हाथ उसके सीने पर रखकर उसे रोका था। मैंने कहा, खुशहाल, प्लीज़ मुझे कुछ दिन का वक्त दे दो। तो कहने लगा कि नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरा वजूद बर्फ़ की तरह ठंडा होने लगा था, लेकिन उसकी जज्बातें बढ़ते ही जा रही थी। एकदम ही मैंने उसे खुद से पीछे किया था। मैंने कहा, मुझे घुटन हो रही है, ऐसा लगता है मुझे कुछ हो जाएगा। मेरी बात सुनकर कहने लगा, अच्छा क्या हो जाएगा? तुम्हें बेहोश हो जाओगी। ठीक है तो हो जाओ। बेहोश न होश में आने के बाद भी मैं तुम्हारे साथ वो सब कुछ करूँगा जिसका मैं हक रखता हूँ। मैं रोने लगी थी, उसे दूर करने लगी। मेरा हालत और भी ज़्यादा बिगड़ने लगी थी, लेकिन वह शख्स मुझे छोड़ने पर तैयार नहीं था। वो मेरे बेहद करीब आ चुका था। मैंने खुद को हालत के हवाले कर दिया, लेकिन एकदम ही जैसे उसे कुछ याद आया, वो फौरन से मुझे पीछे हटा गया। कहने लगा, अरे सफ़ेद चादर तो बिछाना ही भूल गया। सफ़ेद चादर मेरे लिए तो मौत का पैगाम था। इससे पहले कि वह मेरे पास से जाता, मैंने उसके हाथ पकड़ लिए। मैंने कहा, प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ, मुझे डर लगता है। मेरी बात पर वह हैरत से मुझे देखने लगा। कहने लगा, क्या चीज़ हो तुम? मेरे पास आने से भी डर लगता है, मेरे दूर जाने से भी अभी डर लग रहा है। अभी आ रहा हूँ, एक सफ़ेद चादर ले आऊँ। यह कहकर उसने मेरा हाथ अपने बाजू से जुदा किया और उठकर खड़ा हो गया। अलमारी में सफ़ेद चादर ढूंढने लगा, लेकिन काफ़ी देर तक वह चादर ढूंढा, लेकिन जब नहीं मिली तो उसने ठंडी आह भरी और अलमारी बंद कर दी। वापस आकर बैठकर लेट गया। कहने लगा, सफ़ेद चादर ने आज तो तुम्हारी जान बचा ली। यह सुनकर मैं चुप हो गई। मैंने कहा, क्या मतलब कहने का? कहने लगा कि मेरे मिजाज को तो तुम अच्छी तरह से समझ चुकी हो कि मुझे यह कहना अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन फिर भी जैसा कि आजकल का माहौल है, एहतियात ज़रूरी होती है। मैं नहीं चाहता कि मुझे ऐसी लड़की मिले जो पहले से ही अपनी इज्जत कहीं गंवाकर आई हो। यह कहकर उसने अपने साइड का लैंप ऑफ कर दिया और सो गया। लेकिन मेरी तो जैसे आंखों से नींद गायब हो चुकी थी। मैंने बहुत कोशिश की मैं सो जाऊं, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। अगले दिन खुशहाल मुझे कहने लगा कि उसका दोस्त परदेश से आ गया है।
अभी वापस आया है, उससे भी पता चला कि मेरी शादी हुई है, इसीलिए कह रहा था कि अपनी शादी की मुझे पार्टी दे दो। यह कहकर वह मुस्कुराने लगा, कहने लगा कि मैं उसे चाय पर बुलाया है, तुम चाय का अच्छा सा इंतजाम कर लेना। मैंने कहा जी ठीक है। मैंने कॉफ़ी बनाई और बहुत डिशेज बनाई थी। खुशहाल ने चाय अपने दोस्त के सामने रख दी, लेकिन मुझे भी अंदर बुलाने लगा, कहने लगा वो तुमसे मिलना चाहता है। मैंने कहा कि मैं क्यों किसी अजनबी से मिलूं, वो आपका दोस्त है। तो वो कहने लगे कि यह मेरा बहुत ही बेस्ट फ्रेंड है, इसीलिए तुम्हें उसे अजनबी कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। वह बहुत शरीफ लड़का है, इसीलिए वह मेरा हाथ पकड़ा और ड्राइंग रूम में ले गया। लेकिन जैसे ही मैंने सामने उस नौजवान को देखा तो मेरे होश उड़ गए थे। मुझे देखकर वह भी तो होश खो बैठा था। वह फौरन से खड़ा हो गया। मेरा पति कहने लगा कि दिनेश, यह मेरी बीवी है शनाया, और शनाया ये मेरा बेहतरीन दोस्त है। इससे मेरी कोई भी बातचीत हुई नहीं है। मैं उस कमरे से बाहर जाना चाहती थी, लेकिन खुशहाल के हाथ मेरे हाथ में था। चाह कर भी मैं उससे अपना हाथ नहीं छुड़वा सकती थी। सामने खड़ा आदमी मेरे लिए जानलेवा था, बल्कि मेरे डर की असल वजह वही आदमी था जो मुझे शिकवा भरी निगाहों से देख रहा था। मैंने कहा कि खुशहाल, मुझे बाहर जाना है। मैंने बहुत मुश्किल से ही सही लेकिन अपना हाथ छुड़वाया और कमरे से बाहर चली आई। मैं सीधा अपने कमरे में गई थी, फूट फूट कर रोने लगी। यह कैसी कड़वी सच्चाई है। मैं भूल जाना चाहती थी सब कुछ, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। दिनेश से मेरी पहली मुलाकात एक कैंपिंग में हुई थी। हम दोनों एक ही किताब लेना चाहते थे और इत्तेफाक था कि वह किताब बस एक ही थी जिस पर हमारी बहस हुई थी। लेकिन फिर दिनेश ने मुझे वो किताब अपना फ़ोन नंबर और नाम लिख कर दे दी थी। जब मैंने घर आकर देखा तो उसका नाम और फ़ोन नंबर लिखा था। काफ़ी खुश शक्ल नौजवान था। उन दिनों में भी दोस्ती के बॉयफ्रेंड के किस्से सुन कर बड़ी इम्प्रेस होती थी। मैंने सोचा कि लड़का नंबर दे रहा तो बात करने में कोई हर्ज नहीं है। दिनेश को मैंने कॉल की और उसे डांटने लगी कि उसने अपना नंबर मेरे बुक पर क्यों लिखा है। यहीं से हमारी बातों को सिलसिला शुरू हुआ था, जो बढ़ते बढ़ते बहुत आगे तक चल गया था। मुझे दिनेश से प्यार हो गया था और वो भी मुझसे प्यार करने लगा था। पहले पहले तो हमारे दरमियान सिर्फ बातें ही होती थी, लेकिन धीरे धीरे वह मेरी तारीफ़ें करने लगा। कहने लगा कि मैं पहले ही नज़र में उसे अच्छी लगी थी और जानबूझकर उसने मुझसे बहस शुरू की थी। उसे उस किताब से कोई भी दिलचस्पी नहीं थी, बस मुझसे थी। इसीलिए उसने अपना नंबर लिख कर दिया था। मेरा इरादा उससे सिर्फ दोस्ती करना था, जैसे कि मेरे दोस्तों ने कर रखी थी। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि यह दोस्ती प्यार में बदल जाएगी और वह मुझे बेहद अजीज हो जाएगा। 4-5 महीने में ही हमारा यह हाल था कि हम एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते थे। हमारी किसी बात पर कोई भी पर्दा नहीं रहा था। हम एक दूसरे से हर तरह की बातें शेयर करने लगे थे, वह भी जो हमें नहीं करनी चाहिए। शैतान जब इंसान पर हावी होने लगता है तो उसकी अकल में जाती है। हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ था। एक बार मुझे दिनेश ने बाहर मिलने के लिए कहा कि मिलने
तो आओ, मिलने बिना तो मुझे अब चैन नहीं आएगा। मेरा अपना भी यही हाल था। अब बातों से तसल्ली नहीं होती थी। मैंने सोचा कि एक मुलाकात कर लेनी चाहिए। उससे मिलने के लिए चली गई। एक दूसरे को देखकर हमारे दिल की जज्बात उभरने लगे थे, बेकाबू होने लगे थे। मुलाकातों का भी सिलसिला जारी हो गया और एक बार वह सब कुछ हुआ जो नहीं होना चाहिए था। मैं तो कॉलेज के लिए निकली थी, लेकिन असल मकसद दिनेश से मुलाकात करना था। उससे यह कहना था कि वह अपने घर वालों को रिश्ते के लिए भेजे। वह भी यही चाहता था, लेकिन कहने लगा कि वह अपने बड़े भाई के पास दुबई जा रहा है। 2 साल बाद वापस लौटेगा और तभी मेरा रिश्ता मांग सकता है। 2 साल में वह ठीक ठाक सेट हो जाएगा तो मेरे घर वालों को भी इस रिश्ते पर एतराज नहीं होगा। यह सुनकर मेरी आंखों से आंसू बहने लगी। मैंने कहा, दिनेश, मैं 2 साल कैसे गुजारेंगे तुम्हारे बगैर? मैं मर जाऊंगी। आंखें उसकी भी नम हो गई थी। पता नहीं चला कि कब मैं उसके करीब हो गई। उसके कंधे पर सर रख कर रोने लगी। हम लोग उस वक्त एक पार्क में मौजूद थे जहां भीड़ न होने के बराबर थी। सुबह सुबह का वक्त था। मैं और दिनेश थे। वहां किसी का भी आना जाना नहीं था। मेरे यूं रोने पर वो बखौल हो गया था। मेरा सर हिलाकर तसल्ली देने लगा। कहने लगा कि तुम दिल छोटा मत करो, लेकिन यह तो तुम्हें सहना ही पड़ेगा, वरना तुम्हारे माँ बाप मेरी छोटी मोटी नौकरी पर तुम्हारा रिश्ता मुझसे नहीं देंगे। मैं उसके सीने से लगकर रोए जा रही थी। पता नहीं कब दिनेश पर बेखुदी सी छाने लगी थी। वो मुझे एक अपने दोस्त के घर ले आया जो बिल्कुल खाली था। खाली घर देखकर मैं पहले तो बहुत घबरा रही थी, लेकिन इधर मुझे दिनेश पर भरोसा था। वो मुझे एक कमरे में ले गया। कहने लगा, मैं तुम्हारे बगैर वहाँ कैसे जीऊँगा? मुझे एक यादगार मुलाकात दे दो ताकि मैं वहाँ पर जब भी उदास होऊं तो मैं तुम्हें याद करूं। यह सुनकर पहले तो मैं इनकार किया, लेकिन उसकी मोहब्बत के सामने मैं भी पहले से ही बेबस थी, इसीलिए ज़्यादा तराज नहीं कर पाई। हम दोनों ने सारी हदें पार की। हमें खुद ही अंदाज़ा नहीं हुआ अब हम पर हद पार हो गई थी। वो एक मुलाकात मेरी ज़िंदगी भर का रोग बन गया। जब होश आया तो मैं अपना सब कुछ खो बैठी थी, इसीलिए रोए जा रही थी। वो कहने लगा कि मैं तुमसे कभी भी बेवफाई नहीं करूँगा। मैंने कहा, मुझे डर लग रहा है, देर हो गई तो मैं क्या करूँगी? कहने लगा, नहीं, देर नहीं होगी। अभी तुम सिर्फ इंटर में हो। जब तक तुम्हारा मास्टर कंप्लीट होगा मैं वापस भी आ जाऊँगा, बल्कि उससे पहले ही आ जाऊँगा। बस तुम शादी मत करना। मैंने पहले 2 साल उसका बहुत इंतज़ार किया था, लेकिन वह नहीं आया। पहले पहले तो वो वहाँ से मुझे कॉल पर भी बात करता था, लेकिन फिर उसकी कॉल आनी बंद हो गई। उसका फ़ोन बंद हो जाने लगा। बहुत कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन कांटेक्ट भी नहीं हुआ। 3 साल मैंने उसका इंतज़ार किया था, लेकिन वो नहीं आया। मेरे रिश्ते आने लगे थे। मैं कभी कोई बहाना करती तो कभी कोई, लेकिन खुशहाल के रिश्ते में कोई भी ऐसी बात नहीं थी मैं इनकार कर सकती। वो खूबसूरत हैंडसम सा इंसान था, मैं इनकार नहीं कर सकती थी। मेरे माँ बाप मेरे इससे शादी कराना चाहते थे, इसीलिए मेरी शादी खुशहाल से हो गई। लेकिन जैसे ही सफ़ेद चादर बिछाई गई, मैं अजीब कसम कस में घिर गई थी।
क्योंकि वह जान जाता कि मैं पवित्र नहीं हूँ। अब तो दिनेश मेरे सामने आकर खड़ा हो गया था। वो क्यों आया था? अब 2 साल का बोलकर 3 साल में भी नहीं आया था तो क्यों मेरी जिंदगी बर्बाद करने आ गया था? मैं तो पहले ही बड़ी मुश्किलों में अपनी जिंदगी गुजार रही थी। मेरा पति बगैर सफ़ेद चादर के मुझे अपनाने के लिए तैयार नहीं था। उसे तो मेरी पाक दामिनी का सबूत चाहिए था जो मैं खो चुकी थी। शाम से रात हो गई थी। खुशहाल कमरे में आया तो मुझे रोता देखकर पूछने लगा। मैंने कहा मेरे सर में बहुत दर्द है। कहने लगा चलो डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। मैंने इनकार कर दिया। मैंने कहा मैंने मेडिसिन खा ली है, कुछ देर में फ़र्क पड़ जाएगा। वह कहने लगा कि दिनेश मेरा बहुत गहरा दोस्त है। मैं चाहता था कि तुम भी हमारे साथ बैठकर बातें करती, लेकिन तुम तो वहाँ रही ही नहीं। मैंने कहा मेरे सर में बहुत दर्द था सुबह से ही, इसीलिए मैं वापस कमरे में आ गई। तो वह कहने लगा कि मेरे दोस्त के साथ बहुत बुरा हुआ है। मैंने कहा क्या बुरा हुआ है? खुशहाल कहने लगा कि दिनेश एक लड़की से मोहब्बत करता था और बेतहाशा उसे चाहता था। उसके खातिर परदेश भी चला गया, लेकिन वहाँ 1 साल के बाद उसका एक्सीडेंट हो गया जिसमें उसकी एक टांग खराब हो गई। अभी भी वह सीट लेकर चलाता है। उस एक्सीडेंट में उसका मोबाइल तक टूट गया था, इसीलिए उस लड़की से उसका दोबारा कांटेक्ट नहीं हुआ। जिस कंपनी में उसे नौकरी मिली थी न उन्होंने ही उसका इलाज भी करवाया, लेकिन उसे 4 साल का कांटेक्ट कर लिया था कि जैसे ही वह ठीक होगा दोबारा से न ज्वाइन करेगा और 4 साल के बाद ही अपने देश जा सकता है। उस लड़की से वह चाह कर भी कोई कांटेक्ट नहीं कर पाया था, क्योंकि उसका नंबर उसी फ़ोन में सेव था जो टूट चुका था। और अब वापस आया तो उसे पता चला कि वह लड़की की शादी हो चुकी है। उस लड़की ने उसके साथ बेवफाई की, उसका इंतज़ार तक नहीं किया। बस यही बताने के लिए दिनेश आया था। फिर कहने लगा कि तुम्हें पता है मैं शादी की रात सफ़ेद चादर क्यों रखना चाहता था? मैंने पूछा कि क्यों? तो कहने लगा उस लड़की ने मोहब्बत में मेरे दोस्त को अपनी इज्जत देने से भी कतराई नहीं और अब किसी और के साथ शादी करके इत्मीनान से ज़िंदगी गुजार रही है। ऐसी बहुत सी लड़कियों के बारे में मैंने सुन रखा था जो शादी से पहले ऐसिया करती थी और पति को खबर तक भी नहीं होती कि उसके साथ ज़िंदगी गुजारने वाली लड़की पवित्र भी है या नहीं। मैं खुशहाल की बात सुनकर रोने लगी। वो कहने लगा तुम क्यों रो रही हो? मैंने उसके सामने हाथ जोड़ दिए। मैंने कहा मुझे माफ़ कर दो, मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया है। मैंने तुमसे झूठ बोलकर ज़िंदगी नहीं गुजार सकती। सब कुछ मैंने सच सच बता दिया। वह हैरत से मुझे देख रहा था। मैंने कहा मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ। मैंने दिनेश से मोहब्बत की थी, लेकिन पता नहीं था यह गुनाह कर बैठूंगी। मैंने 3 साल उसका इंतज़ार किया था। मुझे मालूम होगा, मुझे लगा कि उसने भी बेवफाई की है। मैं नहीं जानती थी कि उसके साथ हादसा हुआ है। शादी के बाद मुझे यही डर था कि तुम जान जाओगे तो मुझे छोड़ दोगे, नहीं तो तलाक दे दोगे। इसीलिए मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हें सच बता सकूं, लेकिन तुम्हारी आदत को देखकर मैं डर गई थी। तुम इस्तेमाल की हुई चीज़ इस्तेमाल नहीं करते, फिर मुझे कैसे अपना सकते थे? लेकिन आज मैंने तुमसे अपनी हर बात कह दी है। चाहो तो मुझे माफ़ कर दो, चाहो तो मुझे सज़ा दो। मेरी बात सुनकर उसकी आंखें गुस्से से लाल हुई। कहने लगा कि यह कैसी मोहब्बत थी सनाया, तुम्हारी जिसमें
तुमने अपनी इज्जत गंवा दी। फिर कहने लगा, मोहब्बत और इज्जत एक साथ सिर्फ औरत को उसका पति ही दे सकता है, गैर आदमी नहीं। मुझे दिनेश की यह बात बहुत बुरी लगी थी। उसने प्यार में एक लड़की की इज्जत मांग ली और मैं हमेशा उसकी इस बात पर बहुत बुरा भला कहता था, क्योंकि यह बात बिल्कुल गैर मुनासिब है। फिर कहने लगा कि मैंने अपना हर चीज़ बात को संभाल के रखा है कि मेरी हर चीज़ पर मेरी पत्नी का हक होगा, मेरी मोहब्बत पर और मेरे दिल पर भी। तुम में रिश्ता तय हुआ तो खुद ब खुदा मेरे दिल में तुम्हारी तरफ प्यार में गिरफ्तार होने लगा। शादी के वो 7 फेरों ने मेरे दिल में तुम्हारे लिए खुद ब खुदा कर दी है। बेशक मुझे इस्तेमाल की गई हुई चीज़ पसंद नहीं आती, लेकिन तुम मेरी पत्नी हो। पति पत्नी एक दूसरे का लिबास होते हैं और लिबास इंसान को पर्दे में रखता है, उसकी कमियों में और ऐब को भी छुपा लेता है। इसीलिए मेरा फर्ज है कि मैं तुम्हारा यह ऐब को भी छुपा लूँ। यह कहकर उसने मेरा हाथ थामा था। मैं पत्थर की बन गई थी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि खुशहाल का दिल इतना बड़ा भी हो सकता है। बस 1 मिनट लगा था। मेरे दिल में खुशहाल की मोहब्बत दीने से भी कोई ज़्यादा ही कई गुना बढ़ चुकी थी। चाहे जाने के काबिल था, वो मुझे माफ़ कर चुका था और दिनेश से भी दोस्ती भी ख़त्म कर चुका था। उसके बाद दिनेश कभी भी हमारे घर नहीं आया था, ना ही खुशहाल ने कभी उसका जिक्र किया। मेरी शादी को आज 15 साल बीत चुके हैं। हमारे 2 बच्चे भी हैं। खुशहाल ने मुझे कभी भी मेरे पास के जरिए से ताना नहीं दिया और मेरा यह हाल है कि मैं उसकी दीवानी हो चुकी हूँ। उसके ज़बान से निकला हर लफ्ज़ मेरे लिए हुक्म का दर्जा रखता है। असल मोहब्बत वही है जो अपने पति से की जाती है, क्योंकि वह आपको मोहब्बत के साथ इज्जत भी देता है। दूसरी मोहब्बत की तरह मोहब्बत के बदले इज्जत नहीं मांगता। दोस्तों, ईश्वर के लिए अपने पति से प्यार करो और गैर मर्दों की 4 प्यार भरे शब्दों में फंसकर अपनी इज्जत और ज़िंदगी बर्बाद ना करें। उम्मीद करती हूँ यह कहानी आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, पसंद आई हो तो लाइक करें, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें।